नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स। भारतीय शेयर बाजार मजबूती से आगे बढ़ रहा है क्योंकि आजकल एसआईपी निवेशकों के दिल पर पूरी तरह से छाया हुआ है। मई के महीने में ही 20,000 करोड़ से ज्यादा की रिकॉर्ड एसआईपी इसी बात की तस्दीक करता है। अगर आप भी इक्विटी मार्केट की सक्सेसफुल जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सही वक्त पर और सही स्टॉक में निवेश करना बेहद जरूरी है। वक्त और स्टॉक खरीदने के लिए सही मौकों को भी पहचानना एकदम अहम है और ये स्किल हर किसी के पास नहीं होता और कुछ लोग तो डेवलप ही नहीं कर पाते। यहीं पर दिग्गज निवेशक और फंड मैनेजर्स आपकी मदद करते हैं। आज फायदेमंद फंड में हम एक ऐसे फंड की बात करने वाले हैं जो बाजार में आने वाले खास मौकों का पूरा ध्यान रखेगा और उसका फायदा उठाने में आपकी मदद करेगा। कोटक म्यूचुअल फंड एक नया फंड ऑफर लेकर आया है, एनएफओ, और ये फंड बड़ी कॉर्पोरेट घटनाएं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, सरकारी पॉलिसी, रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी में आ रहे बदलाव, ऐसे कई सारे जो मौके बार बार हमारे सामने आते रहते हैं, इन्हीं मौकों को भुनाने के लिए खास डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत और रिटर्न्स की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी हर्षा उपाध्याय। हर्षा, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि आप लोगों ने ये फंड लॉन्च किया है। मैं हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दूं कि 10 जून को ये खुला था। 24 जून तक आप इस एनएफओ का हिस्सा बन सकते हैं और उसके बाद जुलाई में ये फिर सभी निवेशकों के लिए खुलेगा। अब ये समय आप लोगों को क्यों लगा कि एक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड क्रिएट किया जाए? ये मौका सही क्यों लगा? देखिए हर्षदा, अगर आप इंडियन इकोनॉमी या कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स को देखते हैं तो ये एकदम जबरदस्त तरीके से ग्रोथ दिखाई दे रहा है। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 24 का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो 8.2% था और अगले कुछ सालों में इसी तरफ से इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर आप कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स को देखते हैं वो भी बहुत जबरदस्त चल रहे हैं। जो अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, ये डबल डिजिट्स ट्रेंड जो पकड़ा हुआ है पिछले 3-4 साल से, वो कंटिन्यू होने की बहुत उम्मीद है। तो ये सब देखते हुए एक तरफ से जो इंडिया का इक्विटी स्टोरी है वो बहुत ही शानदार लग रहा है हमें। और उसी समय पे हमें ये भी लगता है कि जो खास मौकों की बात किया आपने, ये जो स्पेशल सिचुएशन जो बोलते हैं हम, ये तो बहुत कुछ आ सकते हैं, आ भी रहे हैं। जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म स्पेशल सिचुएशंस को देखें, वो ये भी हो सकता है कि इंडस्ट्री लेवल पॉलिसी चेंजेस, रेगुलेशन जो चेंज होते हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के दौर से देखना है तो काफी सारे बॉटम अप कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बायबैक हो गया या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, इस तरीके से। सो एक तरफ से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों अपॉर्चुनिटीज इसमें हम एक तरफ से प्ले कर सकते हैं। और जैसे हमने डिस्कस भी किया, इंडिया और कॉर्पोरेट इंडिया का जो मजबूत स्ट्रेंथ जो है वो भी कंटिन्यू हो रहा है। तो हमें लगता है कि एक अच्छा मौका है जो लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ऐसे फंड। मुझे ये बताइए कि हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा इवेंट था इस देश के लिए, स्पेशली कंसिडरिंग इवेंट हर 5 साल में आता है, वो पास कर चुका है। तो अब जब आप इस तरह का फंड लेकर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स होंगी आप लोगों के रेडार पर, लेकिन किस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान रहेगा? क्या वो ग्लोबल फ्रंट की अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं? मिसाल के तौर पर फेडरल रिजर्व जब अपना रेट में बदलाव करेगा, वैसी कुछ अपॉर्चुनिटी, कच्चे तेल में कुछ अगर बदल जाता है वैसी कुछ अपॉर्चुनिटी, या फिर ये प्राइमरीली बाजार और इक्विटी मार्केट्स, कंपनियों की फाइनेंशियल स्थिति, वहां पर कॉर्पोरेट चेंजेस जो आते हैं, भारत की पॉलिसी चेंजेस, उसी पर आधारित होंगी आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? हर्षदा जी, इसमें सभी तरह के स्पेशल सिचुएशंस पे हम नजर रखेंगे। जैसे कि इकोनॉमी के लेवल पे जो चेंजेस होते हैं या हो सकते हैं, उसके वजह से काफी सारे सेक्टर्स पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो हमारा यही इसमें रणनीति रहेगा कि जैसे ही मैक्रो इकोनॉमी में एक बड़ा सा कोई चेंज हुआ है, जैसे कि आपने जिक्र किया इंटरेस्ट रेट्स का या महंगाई दर का, कोई भी ऐसे एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा सेक्टर्स को एक तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है।
तो वो भी एक मौका हो सकता है हमें एक ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड या ओवरवेट पोजीशन उस पर्टिकुलर सेक्टर्स में या सेगमेंट्स में लेने के लिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई सेक्टर में कुछ रेगुलेटरी चेंज आया है और उसके वजह से काफी सारे कंपनीज को उस सेक्टर में बहुत बेनिफिट होने वाला है, या कोई पॉलिसी चेंज ऐसा है जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होते होते जो फंडामेंटल्स हैं उस सेक्टर्स के लिए वो कंप्लीटली पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देते हैं। तो ये सारे जो इंडस्ट्री लेवल चेंजेस या इकोनॉमिक चेंजेस के वजह से जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। और इसके अलावा हो सकता है कि वो इंडस्ट्री लेवल चेंज ना हो, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर कंपनी में कुछ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा हो, या हमारा रिसर्च का टीम अगर मानता है कि कहीं टर्न अराउंड स्टोरी है कोई स्टॉक में, वो भी एक तरीके से बॉटम अप एवेल्युएशन होगा। या तो बहुत ही टैक्टिकल या शॉर्ट टर्म जो बोल सकते हैं, जैसे कि कंपनी का बायबैक अनाउंस हुआ है, कंपनी का या डीमर्जर अनाउंस हुआ है, तो अगर हमें लगता है कि ये कॉर्पोरेट एक्शन के वजह से कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसमें काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है और वैल्यू क्रिएट हो सकता है, तो वहां पे भी हम निवेश कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये इंडस्ट्री लेवल ही होना चाहिए या कंपनी लेवल ही होना चाहिए, सारे अपॉर्चुनिटीज में हम नजर रख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों स्पेशल अपॉर्चुनिटीज में हम काम कर सकते हैं। मैं इनफैक्ट वही सवाल पूछने वाली थी कि कितना डायनामिक रहेगा आपका डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपको मार्केट में बड़ी सी बड़ी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं और उसमें आप सभी की खासियत है लार्जली बाकी पैसा जो आप मैनेज करते हैं वो लार्जली लॉन्ग टर्म के लिए ही रहता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कितनी एजाइल होगी आपकी डिसीजन मेकिंग ताकि उसका भी फायदा, उस मोमेंटम का फायदा फिर इस फंड में रिफ्लेक्ट हो? देखिए, वो तो फ्यूचर कैसे पैन आउट होगा वो तो बताना बहुत ही मुश्किल रहेगा, या कोई नंबर देना बहुत ही मुश्किल रहेगा, लेकिन जरूर ये रहेगा कि इस पर्टिकुलर फंड में जैसे ये थीम को फॉलो करेगा स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, इसके वजह से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा पोर्टफोलियो का वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड फंड से ज्यादा हो सकता है। इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज जो स्टॉक लेवल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होंगे जिसके वजह से पोर्टफोलियो का टर्नओवर भी थोड़ा हायर लेवल पे हो सकता है। तो जरूर ये डाइवर्सिफाइड फंड से थोड़ा अलग किस्म का फंड रहेगा, और इसमें मिनिमम जो 80% जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे उसको हम स्पेशल अपॉर्चुनिटीज जो थीम है उसी में इन्वेस्ट करना होता है। तो उस हिसाब से ये डाइवर्सिफाइड फंड के कुछ स्टॉक्स जरूर इसमें नजर आएंगे, लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इसमें ज्यादा रहे। ओके, एक अंदाजा अगर आप हमें दे सके और खासतौर से दर्शकों को समझा सके हर्षा, कि फिर इस स्कीम में क्या आप लोगों को ज्यादा हैंडी कैश रखना पड़ेगा? यू नेवर नो व्हेन द अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर, राइट? देखिए, हम जैसे फंड्स को मैनेज करते हैं, हम हर बार लिक्विडिटी का जो नजर रहेगा उसको हम हटाते नहीं है, उस पर एक फोकस रखता ही है। तो जरूर हम लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स भी रखेंगे और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स भी रखेंगे। अगर हमें कभी आगे जाके कुछ रिलेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटी नजर आता है तो हम जरूर उसको हम एवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि इसमें हम बहुत हाई लेवल का कैश हर दिन कैरी करेंगे, क्योंकि वो कैश कैरी करना एक तरफ से डबल एज स्वॉर्ड बोल सकते हैं। वो अगर मार्केट चलता ही गया तो वो कैश की वजह से आपका रिटर्न्स भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा कैश नहीं रखेंगे, लेकिन जरूर लिक्विड और लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स भी रहेंगे फंड में, जिसके चलते हुए हम अगर नए मौके आते हैं तो उसके ऊपर भी एक नजर रख सकते हैं। हर्षा, ये बताइए यहाँ पर क्या एसेट एलोकेशन भी डाइवर्सिफाइड रहेगा? फ्रॉम टाइम टू टाइम वो चेंज हो सकता है। कभी अगर इंडस्ट्री लेवल अपॉर्चुनिटी है, मान लीजिए 2 या 3 सेक्टर्स में ऐसे अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं जहाँ पे पॉलिसी चेंज हुआ है या रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं, तो जरूर वो 3-4 सेक्टर्स में एक तरफ से कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन रहेगा। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे इंडस्ट्री लेवल चेंजेस बहुत कम है और कॉर्पोरेट लेवल के चेंजेस के वजह से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि बॉटम अप, वो हो सकता है कि कोई भी सेक्टर से उस कंपनी अपने पोर्टफोलियो में आ जाए, तो उस समय पे कंसंट्रेशन सेक्टर लेवल का कम रहे।
तो ये दोनों चीज होते रहेगा, लेकिन कौन से टाइम में कौन से अपॉर्चुनिटीज रहेंगे या दोनों रहेंगे वो आज के दिन में बोलना मुश्किल है। तो मैं जहां तक फिर मैं ये समझ रही हूँ कि फिर आपका इक्विटी में एलोकेशन रहेगा ही, फिर आप शायद कुछ बॉन्ड्स भी होल्ड करेंगे, क्या कुछ गोल्ड रीट्स में भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्या उधर अलग अलग एसेट क्लासेस में भी फिर मौके आप लोग ढूंढेंगे अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है? नहीं, ये तो प्रिडोमिनेटली इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इक्विटी फंड है, ओपन एंडेड रहेगा। लेकिन थोड़ा बहुत जितना लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना रहेगा वो हम करेंगे, लेकिन प्रिडोमिनेंट जो एसेट क्लास रहेगा वो इक्विटी रहेगा। ठीक है, ये बताइए औसतन किस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग करेक्ट अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम श्योर आपकी टीम वो उसको इतने सालों से करती आई है। यू विल बी फार बेटर देन एनी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स ट्राइंग टू टाइम इट देमसेल्व्स। लेकिन क्योंकि मैं देख रही थी कि 2 फंड्स जो इस समय हैं, 2-3 फंड्स हैं जो इस तरह की स्पेशल अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं, और औसतन 3 सालों में 16 से 19% तक के रिटर्न बने हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आपकी टीम किस तरह के रिटर्न्स रफली डेवलप कर सकती है जब आप एक फोरसाइट ले रहे हैं कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगी, और अब अगर आप ये फंड लॉन्च कर रहे हैं तो? देखिए, अगर आप फंडामेंटल्स को देखेंगे तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, अर्निंग्स ग्रोथ रेट जो है वो मिड टीन्स में रहने का उम्मीद है। और इस फंड में जब स्पेशल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इसका मतलब है या तो वैल्यूएशन में अच्छा सा री रेटिंग का एक्सपेक्टेशंस रहेगा, या कोई कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से वहां पे वैल्यू क्रिएट हो रहा है। तो हो सकता है कि ये जो अर्निंग्स ग्रोथ रेट की वजह से जो मार्केट मूव होना चाहिए उससे थोड़ा सा बेहतर रिटर्न हम पाएंगे। तो यही उम्मीद है, लेकिन एक रेंज या नंबर देना बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि आगे जाके ही हमें इसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो क्या है और कैसे उसको रिस्क मिटिगेट करना है, ये सब बातें रहेंगे। लेकिन जरूर हायर कंसंट्रेशन की वजह से, और ऑल्सो जैसे इसमें टैक्टिकल पोजीशंस रहेंगे थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म की वजह से, तो होपफुली इसके रिटर्न जो रहेंगे वो अर्निंग्स ग्रोथ से बेटर आना चाहिए। हर्षा, अगर हमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझा सकें कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज लार्जली फिर आपका फंड आइडेंटिफाई करेगा। मिसाल के तौर पर मॉनसून, क्या वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप देखेंगे? क्योंकि अब तक सिर्फ प्री कर्सरी डेटा आया है, जब तक मॉनसून पूरी तरह से बैठ जाता है और वो IMD फाइनल अपना अपडेट देता है मिड मॉनसून में, इज दैट लाइकली एन अपॉर्चुनिटी जहां पर आप एक डिसीजन लेते हैं कि हमें 2 व्हीलर में एक्सपोजर बढ़ाना है, हमें लग रहा है FMCG में मौके मिलेंगे? क्या ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज आगे आ सकती हैं? बिल्कुल हर्षदा जी, लेकिन सबसे पहले ये मैं बताना चाहूंगा कि इस फंड में हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे, यानी कि कोई इवेंट होने वाला है उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करके आगे नहीं बढ़ेंगे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम जरूर उसको एवेल्युएट करेंगे जब वो आउटकम हमें पता चल चुका है, या एक तरफ से फाइनलिटी आ गया उस इवेंट पे। मान लीजिए अगर हमारा एवेल्युएशन बताता है कि मानसून की वजह से रूरल रिकवरी होने वाला है और वहां पे अच्छा खासा कंजम्पशन में इंप्रूवमेंट होने का उम्मीद है, तो जरूर हम जो रूरल डिपेंडेंट स्टॉक्स हैं या कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं उस सेगमेंट्स में हम एक कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशंस ले सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई सेगमेंट में पॉलिसी चेंज हो रहा है, जैसे कि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेते हुए काफी सारे सेक्टर्स में एक तरफ से अलग ही तरीके के पॉजिटिव फंडामेंटल्स डेवलप हुए हैं, तो ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसमें भी हम देख सकते हैं। या मान लीजिए कोई ऐसा सेक्टर है जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स है, जहाँ पे रेगुलेटरी एक बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क रहता है हर बार की रेगुलेटर की वजह से वहां पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है या एडवर्स इम्पैक्ट। तो अगर हमें लगता है कि कोई रेगुलेटरी मूव की वजह से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत बड़ा पॉजिटिव आने वाला है, तो वहां पे भी हम एक ओवरवेट एक्सपोजर बना सकते हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि जो हमने जिक्र किया एग्जाम्पल के तौर पे यही अपॉर्चुनिटीज आगे भी आएंगे। हो सकता है कि कुछ नए अपॉर्चुनिटीज आए, कुछ नए सेक्टर्स सामने। और यहाँ पर हर्षा जी, करंटली इस तरह के बाजार में जहाँ पर हर रोज हम निफ्टी को नए हाईस छूते देख रहे हैं, एक अच्छा खासा यूफोरिया बना हुआ है, फंड फ्लो क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है स्पेशली रिटेल साइड पर, वैल्यूएशंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी? क्योंकि आपको मौका मिल सकता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि जो आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो अट्रैक्टिवली वैल्यूड हो, कुछ तो बहुत महंगे भी मिलेंगे। नहीं, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को छुआ है।
तो जरूर इस फंड में भी हम वैल्यूएशंस को नजर में रखेंगे। हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वैल्यूएशंस के बिना हम कोई भी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, वो जरूरी नहीं है कि हमें पॉजिटिव आउटकम दिलाएगा। तो ये सब स्पेशल सिचुएशंस को जैसे हम कोई भी और इन्वेस्टमेंट्स को एवेल्युएट करते हैं, ग्रोथ, वैल्यूएशंस और ये सब पैरामीटर्स को देखते हुए, तो उसी हिसाब से ही इन सारे स्पेशल अपॉर्चुनिटीज को भी हम एवेल्युएट करेंगे और उसके बाद अगर हमें लगता है कि ये अच्छे मौके हैं, तभी जाके हम इन्वेस्ट करेंगे। तो बिल्कुल वैल्यूएशंस के ऊपर जो नजर आएगा वो हटेगा नहीं। ओके ये बताइए फिर, ये फंड किस तरह के निवेशक के लिए है? क्या ये एक इवॉल्व निवेशक के लिए है जिसने अपने बेसिक्स कवर कर लिए हैं और फिर वो सोच रहा है कि हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं और या फिर एक नया इन्वेस्टमेंट एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तब इस फंड की तरफ आया जाए? किस तरह का निवेशक आप आइडली टारगेट कर रहे हैं? हर्षदा जी, देखिए, इस सेगमेंट में जो निवेशक आएंगे तो उनका जरूरी ये रहेगा कि उनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो थोड़ा लंबा रहना चाहिए। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि बिल्कुल 5 साल के ऊपर के जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वही लोग ऐसे फंड में आना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया है तो ये एक थेमैटिक फंड है और थेमैटिक फंड्स डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से काफी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एक थीम में कॉन्सेंट्रेटेड पोजिशंस होता है। तो हो सकता है कि कुछ साइकिल्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आए और कुछ साइकिल्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी आए, और वोलेटिलिटी जो रहेगा इस फंड का डाइवर्सिफाइड फंड से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो ये सब कंपेयर करते हुए हमें लगता है कि 5 इयर्स का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो तो रखना चाहिए। और जैसे कोई भी थीमेटिक फंड में वन शुड नॉट पुट ऑल एग्स, सो उस हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे भी आप प्रॉब्ली 10 या 15% का जो निवेश है उतना तक आप कर सकते हैं, और उससे ज्यादा इस सेगमेंट में या एक ही फंड में नहीं करना चाहिए। अब एक निवेशक को अगर बैरोमीटर रखना है, आप किस तरह का बेंचमार्क फॉलो करते हैं इस तरह के थीमेटिक फंड्स की परफॉर्मेंस एसेस करने के लिए, हर्षा जी? इसमें बेंचमार्क तो NSE 500 ही रहेगा। तो एक तरफ से जो मार्केट का बैरोमीटर है वही बैरोमीटर रहेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ समय पे स्पेशल अपॉर्चुनिटीज अच्छे परफॉर्मेंस दे और उस हिसाब से रिटर्न्स अच्छे आए, और दूसरे ऐसे भी साइकिल्स हो सकते हैं जहाँ पे वो उतना अच्छा ना करे। वक्त हो रहा है इस चर्चा में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हर्षा उपाध्याय से समझेंगे कि वो भारतीय बाजार के वैल्यूएशंस कैसे पड़ रहे हैं और साथ ही साथ सेक्टोरली अप्रोच क्या होनी चाहिए इस मार्केट में। स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड और आज हम बात कर रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से आ रहा है एक नए NFO की। कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड इन्होंने लॉन्च कर दिया है। 24 जून तक आप पैसा लगा सकते हैं और इसी पर और डिटेल्स में बातचीत हम कर रहे हैं हर्षा उपाध्याय से। मैं आपसे फिर अब एक लार्जर पिक्चर मार्केट पर यह भी समझना चाहती हूँ, कंसिडरिंग आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें और वो अपॉर्चुनिटीज़ नॉट नेसेसरीली निफ्टी में आएंगी, वो मिड कैप स्टॉक्स हो सकते हैं, स्मॉल कैप्स हो सकते हैं, कुछ माइक्रो कैप्स हो सकते हैं। तो रफली अब तक जो हमने मार्केट में जो चर्चा की है वो यही की है कि अब अगर लीडरशिप आएगी वो बिग बॉयज़ की तरफ से आएगी, लीडरशिप हैवी वेट्स ही अपने नाम पर रखेंगे। आपका असेसमेंट क्या है? कि वाकई में आप वैसी स्थिति देखते हैं या फिर जैसे 2023-2024 के सालों में हमने देखा था फाइनेंशियल ईयर्स में कि मिड कैप्स में खूब पैसा बना, वहां पर भी अपॉर्चुनिटी अभी भी है? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो पूरे मार्केट में अभी भी है, लेकिन जरूर मिड कैप्स और स्मॉल कैप के जो वैल्यूएशंस है वहां पे एक तरफ से महंगा वैल्यूएशंस हो चुके हैं और उस हिसाब से वोलेटिलिटी वहां पे ज्यादा हो सकता है। तो आपको शायद ज्यादातर पोजीशंस लार्ज कैप टिल्टेड रखने पड़ेंगे अगर पोर्टफोलियो के रिस्क के हिसाब से अगर आप देखते हैं, और वोलेटिलिटी को मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे कि इस फंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लार्ज कैप होना चाहिए या मिड कैप होना चाहिए और कितने परसेंटेज होना चाहिए। तो यानी कि अलोकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मार्केट के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज किस सेगमेंट में ज्यादा आ रहे हैं और उनके वैल्यूएशंस क्या है उसके हिसाब से डिसाइड होंगे। तो एक प्री डिटरमाइंड अलोकेशन रेंज नहीं रहेगा इस फंड।
हर्षा जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी एंड आई एम नॉट श्योर आप कितना इसका डिटेल में आंसर दे पाएंगे। क्या अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी भारतीय निवेशकों के लिए फिर बजट ही रहेगी, क्योंकि वहां पर पॉलिसी कंटिन्यूटी पर और खुलासा होगा। इस सरकार की जो कैबिनेट बनी है, जो मंत्री पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो अब तक पॉलिसी कंटिन्यूटी को प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन क्या उसका और डिटेल बजट में आएगा? विल दैट बी अ बिग अपॉर्चुनिटी जिस पर आप लोग शायद फोकस करेंगे अब? डेफिनेटली फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बजट एक सबसे बड़ा इवेंट रहेगा। और ये जो इस फंड का जो मनी जो आएगा वो भी उसी समय में आसपास इन्वेस्ट होने जाने वाला है। तो उस हिसाब से बजट एक डेफिनेटली एक अच्छा खासा मौका रहेगा, जहाँ पे वोलेटिलिटी भी कभी कभी ज्यादा होता है। यानी कि जब वोलेटाइल मार्केट्स रहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा सा मौका बन सकता है। तो वो भी हम इवेल्युएट करेंगे। और जरूर ऐसे बजट के बाद भी बहुत सारे इवेंट्स रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि एक ही इवेंट है हमारे सामने और उसी में सब हम इन्वेस्ट करना है। और उसके आगे भी ऐसे इवेंट्स आते रहेंगे, पॉलिसी चेंजेस आते रहेंगे, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज होते रहेंगे, तो उस पे भी हम इवेल्युएट करते हैं। तो एक चीज, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आप लोग इस फंड में उसे अप्लाई करेंगे या नहीं, आप किस पर ज्यादा बेट कर रहे हैं? प्राइवेट कैपेक्स बढ़ने पर और उसका फिर फॉलो थ्रू इन कंपनियों में आएगा जो भी लिस्टेड है, या फिर पीएसयू कंपनियों में वो पॉलिसी कंटिन्यूटी और ऑफ कोर्स ऑर्डर बुक एनहांसमेंट एंड और स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पॉलिसीज? हर्षदा जी, ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, दोनों साथ साथ में भी चल सकते हैं। क्योंकि जब तक कोई भी कंपनी उस पॉलिसी चेंज को पॉजिटिवली अप्रोच कर रहा है तो उसको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये पूरा प्राइवेट कंपनीज रहेंगे या पूरा पब्लिक सेक्टर कंपनीज रहेंगे इस पोर्टफोलियो में। जुडिशियस मिक्स रहेगा और वैल्यूएशंस को देखते हुए हम वो कॉल लेंगे। नहीं, मैं डिस्पाइट दिस फंड में पूछ रही थी हर्षा, जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग कोटक केएमसी में इस समय किस पर ज्यादा बैंक कर रहे हैं। अगली रैली क्या वो प्राइवेट कैपेक्स लेड होगी, या फिर पीएसयूज में भी एक ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी तो है, वहां पर भी बड़ा पैसा बनने की संभावनाएं हैं? आज के दिन में दोनों सेगमेंट्स में हमारे ओवरवेट पोजीशंस कंटिन्यू हो रहे हैं। तो काफी सारे पीएसयू सेगमेंट्स हैं, जैसे कि पावर सेक्टर, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, पीएसयू बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। ऐसे बहुत सारे पीएसयू सेगमेंट्स हैं जहां पे हमारे अच्छे खासे पोजीशंस हैं। और उसके अलावा हमारे जो इंडस्ट्रियल्स सेक्टर का जो वेटेज है वो भी एक तरफ से ओवरवेट एक्सपोजर है। तो यानी कि दोनों सेगमेंट में हमारे आज के दिन में पॉजिटिव ओपिनियन है, और हमें लगता है कि अगले कुछ सालों के लिए ये दोनों सेगमेंट्स से वेल्थ क्रिएट हो सकता है। और सबसे ज्यादा अंडरवेट आप किस सेक्टर पर है इस समय? आज के दिन में सबसे ज्यादा अंडरवेट तो बैंकिंग और आईटी सेगमेंट्स में ही होगा। कुछ फंड्स में थोड़ा बहुत अलग अलग अंडरवेट स्टांस हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली आईटी और फाइनेंशियल्स। हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड बहुत सारी डिटेल्स दी हैं। मैं हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए एक बार फिर बता दूं, जून 10 को ये दरअसल एनएफओ खुला है, लेकिन 24 जून तक आप इस एनएफओ का हिस्सा बन सकते हैं। बाजार में जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उसी को भुनाने की कोशिश दरअसल ये फंड करने वाला है। ध्यान रखिएगा, फॉलो करेंगे स्पेशल सिचुएशन थीम को, और ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। तो अगर आपको लगता है इस तरह का एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो ये एक एनएफओ है जो आपके लिए हाजिर है, एकदम नया, एकदम ताज़ा। और ऑफ कोर्स कोटक केएमसी की वो पूरी टीम डिटेल में आगे आपसे बातचीत भी करेगी कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर वो मार्केट में ढूंढेंगे इस फंड के पैसे लगाने के समय। हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू एज ऑलवेज। धन्यवाद हर्षिता। इसी के साथ फायदेमंद फंड में इस हफ्ते इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएमबी से आवाज़ के साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।